This धनंजय शर्मा, conference will now be recorded. हाँ सर। कहाँ हो? सर घर पर। तुम तो आने वाले थे, तुम्हारे लिए हम सर किताब सच में लेके आए। कोविड हो गया। सच में कोविड हो गया तो अच्छा है, छुट्टी लो आराम से। हाँ छुट्टी तो मिल गई, लेकिन सर आ नहीं पाऊंगा ना। नहीं आओ मत, घर पे रहो, लेकिन तुम्हारे टारगेट हम बढ़ा देते हैं। कल टारगेट किसको नहीं मिला? तुम्हें। ओ हो, यू आर नॉट देयर। गौरव एक काम करो, सबको जो टारगेट दिए हैं उनका एक इंटरसेक्शन निकाल के भेजो। मतलब वैसे तो सबके अलग अलग हैं, बट कॉमन क्या क्या था कल? एक तो एनसीईआरटी थी 9 से 12 पॉलिटी, एक 6 7 की एनसीईआरटी थी साइंस की, हैज दिवस लॉस्ट इट थी, थर्ड में सबको दी है? नहीं दी है। इतिहासा झापड़ मार देंगे। तुमको दी तो है इतिहासा? हाँ, इतिहासा की प्लेलिस्ट ग्रुप पे पढ़ी तो है, देखते नहीं हो? कल भेजी थी ग्रुप पे। वो प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिल्डिंग ब्लॉक, हाँ, तो बस उसके बाद इतिहासा देखो, और उसके बाद में जो है वो ये देखो क्या कहते हैं, लैंड ऑफ 7 रिवर्स सबको दिए। हाँ, इतिहासा और लैंड ऑफ 7 रिवर्स ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी ओवरऑल अप्रोच को शेप कर देंगी। खैर, सवाल था, द थ्रेट टू पीस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। सवाल था, द थ्रेट टू पीस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, यानी कि अगर कहीं पर पीस को थ्रेट होगा, कहीं एक जगह भी पीस को थ्रेट होगा, तो प्रॉस्पेरिटी हर जगह खतरे में आएगी। मतलब ये कि मान लो अगर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो तुम्हारी गाड़ी में पड़ने वाला तेल महंगा हो गया, ठीक है? शुरुआत में आपको सवाल ऐसे ही दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, वैसा कोई आप में से ऐसा है जो इसे कैटेगराइज कर सकता है जीएस 1 2 3 किसी में? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जीएस 1 का भी सवाल है। थ्रेट टू पीस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। क्यों? इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आएगा जीएस 1। थ्रेट टू पीस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, जीएस 2 का भी सवाल है, इंटरनेशनल रिलेशंस। और थ्रेट टू एनीवेयर इज थ्रेट टू पीस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ जीएस 3, क्योंकि इकोनॉमी उसमें आ रही है। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी उसमें आ रही है। ये जीएस 4 का भी सवाल है। क्यों? क्योंकि जीएस 4 के सिलेबस में साफ लिखा हुआ है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये सवाल अपने आप में यूपीएससी के एसए से बना हुआ है। थ्रेट टू पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, वहां से सवाल चेंज होकर के थ्रेट टू पीस आ गया है। तो ये अपने आप में 250 वर्ड का एसए भी है, हाँ या ना? अब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, बहुत बढ़िया लिखा इन्होंने, ठीक है? इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, हम आपको सबसे पहले ले चलेंगे कहां? स्पेस एचजी पर। बालक, अबे वो एक फोटो भी तो है अपने पास अब। हाँ, ये आ गया प्रियंका वाला मॉक। गुरुजी हमारे बेचारे गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे कल। वो इस समय उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान रचा है। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड होता है जो सिलेबस सेट करता है पूरा। ही इज यंगेस्ट एवर मेंबर, youngest ever person to become member of that board. He is only 41, और मतलब इतिहास में अभी तक बोर्ड के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं वो जो उसके मेंबर बने। खैर, हाँ भाई आया। व्हाट इज दिस? अच्छा, ये है सब कुछ, ठीक? ये सब कुछ है, ये तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन है, ठीक है? देखिए, ये आपका स्पेस एचजी है। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया थ्रेट टू पीस इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी, तो आपको हर एक लाइफ, हर एक वॉक ऑफ लाइफ से एग्जांपल देने हैं अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो, ठीक? कि मान लीजिए कहीं थ्रेट टू पीस का वो है, तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये ई में आ जाइए, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा, उसका एथिकल एस्पेक्ट क्या होगा, उसका एनवायरमेंट पर एस्पेक्ट क्या होगा? भाई थ्रेट टू पीस इज आल्सो थ्रेट टू एनवायरमेंट।
Threat to peace is also threat to export. Threat to peace is also threat to economy. Threat to peace is also threat to education. कोई भी conflict situation होती है यूक्रेन से लेके अफगानिस्तान तक, it is the children, women and old that suffers. GS paper 2 vulnerable sections, policies for vulnerable sections of society, और उसमें vulnerable section यही तो होते हैं, ठीक। उसके बाद H, harmony. Threat to peace is threat to harmony, and threat to harmony is threat to your society. Threat to peace is threat to sovereignty. Threat to peace is threat to sustainability. Threat to peace is threat to security. Threat to peace is threat to your scientific attitude. ठीक, उसके बाद threat to peace is threat to gender. Yes or no? सबसे पहले महिलाएं खतरे में आती हैं, और महिलाएं अगर आपकी खतरे में हैं तो आपकी जीडीपी हमेशा स्टंटेड रहेगी विदाउट इक्वल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। थ्रेट टू पीस इज थ्रेट टू ग्लोबल वैल्यू चेन। यही तो हो रहा है आज हमारे यहाँ पर, जो भी शॉर्टेजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल हम अफगानिस्तान से लेते थे, बहुत सारी चीजें हम यूक्रेन से लेते थे, बहुत सारी चीजें हम रशिया से लेते थे, उसकी वजह से आपका वो हो रहा है। सिमिलरली थ्रेट टू पीस इज थ्रेट टू ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअली सवाल यही है, थ्रेट टू पीस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। सवाल ये है कि तुम्हारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, वो इंटरलिंक्ड है। तो अगर एक देश में थ्रेट टू पीस होगा तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी हो सकता है। क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड। देन थ्रेट टू पीस इज थ्रेट टू गवर्नेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होते हैं डिफरेंशिएटर। थ्रेट टू पीस इज थ्रेट टू ग्लोबल कॉन्शियसनेस। क्यों? अगर एक देश पर आप हमला कर दोगे ना, तो बाकी सारे देशों में नेशनलिज्म, इनवर्ड लुकिंग भावना आ जाएगी कि हमें अपने आप को बचाना है। कल को इनके जैसे हमारे हमला हो गया तो, और हर बंदा पहले अपना सोचना चालू कर देगा। थ्रेट टू पीस is threat to global consciousness. Threat to peace is threat to global institutions. मतलब आज लोग यूएन को गिरा रहे हैं, क्या कर लिया तुमने यूक्रेन वॉर में, ठीक। थ्रेट टू पीस इज थ्रेट टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अब पुतिन अंकल बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फेंकेंगे, न्यूक्लियर में हो गया, गेंद हो गई है, बिल्कुल हम फेंक देंगे, ठीक है। सिमिलरली थ्रेट टू पीस इज थ्रेट टू हेल्थ। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोगों ने कभी यूनेस्को या यूएनएचसीआर की वेबसाइट खोली है? गुड। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ डोनेट मत करना, वो एक अलग विषय है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि क्या हालत है इनकी। इन्होंने काफी कुछ हटा दिया है अपनी वेबसाइट से। बेसिकली इनकी वेबसाइट पे पहले हुआ करता था कि क्राइसिस सिचुएशन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये फूड की बोलते थे, एजुकेशन बोलते थे कि भाई क्राइसिस होती है तो महिलाएं कैसे इंपैक्ट हो रही हैं, एल्डरली कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ कैसे इंपैक्ट हो रही है, आपकी उस जगह की ज्योग्राफी कैसे इंपैक्ट हो रही है, वहां की लिविंग कंडीशंस, वहां का एनवायरनमेंट, वहां की एंटरप्रेन्योरशिप, वहां की इकोनॉमी, ये कैसे इंपैक्ट हो रही है, ठीक। तो आप यूएनएचसीआर, और एक काम आप और कर सकते हैं कि आप यूनेस्को की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हालांकि ड्राइव पे नोट्स पड़े हैं ना यूएनएचसीआर यूनेस्को दोनों के। दिया को बनाने थे। देखो दिया की आज तारीफ होने वाली है, तभी दिया के बारे में हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे। गलत नहीं बोल रही मैं, बस इतना बोल रही हूँ उसको बनाने थे। मॉसुल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन। अच्छा ये तो चलो ठीक है। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये बड़ा टेलिंग एग्जांपल है। मॉसुल इराक का एक शहर था जिसको आईएसआईएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। थ्रेट टू पीस, राइट। उसने डिस्ट्रॉय क्या किया? एक सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन का ट्रेस। और समझिए, आप एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेस को अगर खत्म कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? ग्लोबल कॉन्शियसनेस पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं आप।
तो इसलिए थोड़ा सा जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वेबसाइट पर आपके नोट्स हैं ही ऑलरेडी। हाँ, एक चीज और, थ्रेट टू पीस इज ऑल्सो थ्रेट टू योर हेरिटेज। तालिबान ने क्या किया, सारी बौद्धिस्ट साइटें खत्म कर दी। बाल्क प्रोविंस से लेकर के, कितने लोग बाल्क का बुद्ध माजदा जानते हैं? प्रीलिम्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। बाल्क प्रोविंस अफगानिस्तान में है, जहां पर एक समय पर, मतलब आज के 800 साल पहले, वहां पर हिंदू शाही डायनेस्टी होती थी, हिंदू राजा होते थे। और मतलब जस्ट इमेजिन, वो सोसाइटी ऐसी थी कि वहां पर बौद्धिज्म को हिंदू राजा पैटर्नाइज करता था। और चूंकि अफगानिस्तान और ईरान आसपास है, ईरान में पर्शियन कल्चर था, वो उनकी जो बुक है उसको अहूर माजदा कहते हैं। तो जो बुद्ध होते थे, जैसे आपने बामियान मुद्दा का स्टैचू देखा होगा जिसको तालिबान ने खत्म किया था, ये वाला, अब तो क्या ही बचा है उसमें से, ये बामियान मुद्दा का स्टैचू है, ये बाल्क प्रोविंस में ही है। ठीक है, बामियान जो है वहां के बाल्क प्रोविंस में ही है। इसको वो लोग पर्शियन ट्रेडिशन में बुद्ध की मूर्ति को सजाते थे, तो बुद्धा को वहां बोला जाता था, क्योंकि ईरानियन पर्शियन इन्फ्लुएंस था, प्लस बुद्ध थे, बुद्ध माजदा, और राजा हिंदू था जो इसको पैटर्नाइज कर रहा था। दैट वाज द एपिटोम ऑफ हाउ कल्चर्स वर थ्राइविंग एट दैट टाइम। ठीक है, एंड हाउ अफगानिस्तान वाज अ, मतलब वेरी वेरी रिच कल्चरल क्रॉसरोड। जो जैसे हम लोग कुछ दिन पहले भी कश्मीर के बारे में चर्चा कर रहे थे, कश्मीर में बौद्धिज्म, शैविज्म सब कुछ था। इट वाज नॉट जस्ट कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर, मतलब फ्रॉम ईरान टू कश्मीर, इवन टू तिब्बत, चाइना तक। जो कितने लोगों ने मुगाओ केव सुना है? पता होना चाहिए सब बातें आपको। ये आपकी मुगाओ केव्स हैं चाइना की। ठीक है, नोट करते रहा करिए, ये जो बीच बीच में मैं फेंकता हूं, बामियान और मुगाओ केव्स, ये सारे प्रीलिम्स के सवाल हैं जो आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दुनहुआंग। ठीक है, ये मोगाओ केव्स हैं जहां पर आपको बाकायदा गणेश जी की प्रतिमाएं मिलती हैं, जहां से कुषाण आए थे। कुषाणों का नाम सुना होगा ना आपने, कुषाण राजा जो थे, वो कुषाण राजा जो इंडिया में आकर के वैष्णव बन गए या विष्णु भगवान के वो करने लगे, वो कुषाण यहां से आए थे, ऊण और कुषाण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। खैर, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो थ्रेट टू पीस इज ऑल्सो थ्रेट टू हार्मनी, थ्रेट टू हेल्थ, थ्रेट टू हंगर। हंगर, ठीक, अब 2 मिनट के लिए रुकिए। आपको मतलब पर्पस क्या है ये करने का? वो फोटो भेजो, एसडीजी वाली, एसडीजी वाली फोटो भेजो। थ्रेट टू पीस इज ऑल्सो थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, थ्रेट टू पीस इज ऑल्सो थ्रेट टू योर हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री कल्चर आप लिंक कर सकते हैं। थ्रेट टू हंगर, थ्रेट टू हेल्थ, थ्रेट टू हार्मनी। फिर इधर आइए, हाँ, एक बात बताओ, व्हेन देयर इज थ्रेट टू पीस, क्या करप्शन बहुत नहीं बढ़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है। अफगानिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बचा है आज? क्यों? क्योंकि जब कहीं थ्रेट टू पीस होगी, इसका मतलब वहां एनार्की हो रही है। एनार्की का मतलब क्या है? कि लोग आपके संविधान को नहीं मान रहे हैं, लोग आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं। और हो क्या रहा है? लोगों में एक भावना आ गई है, किस चीज की? एनार्की की। जब एनार्की आती है, इसका मतलब क्या है? योर गवर्नमेंट, योर स्टेट डज नॉट हैव लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब लीगल एक्सेप्टेंस। तुम्हारे स्टेट को लीगल एक्सेप्टेंस खत्म हो रही है। दूसरी चीज, अगर थ्रेट टू पीस है तो कोई भी कानून मानेगा, कोई कंप्लायंस होगी। थ्रेट टू पीस है तो आपका सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी खतरे में आएगी। अभी भी मैंने मोसुल का एग्जांपल दिया। थ्रेट टू पीस इज आल्सो थ्रेट टू दीस टू, क्लाइमेट एंड कल्चर। ठीक, थ्रेट टू पीस विल आल्सो लीड टू ह्यूमन मेड कैलेमिटीज, और करप्शन तो बढ़ेगा, क्राइम और बढ़ेगा। आप अफगानिस्तान में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आइए, थ्रेट टू पीस मींस लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यस और नो? आज अब श्रीलंका में थ्रेट टू पीस है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है वहां पर उन क्राइम्स के लिए? किसी की नहीं, सरकार ही नहीं है, क्योंकि एनार्की है। उसके बाद थ्रेट टू पीस इज ऑल्सो थ्रेट टू योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी एंड योर सोसाइटीज एस्पिरेशंस। ठीक, उसके बाद एग्रीकल्चर, तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी में ही आ जाता है कि भाई आप गोलियां चल रही तो खेती तो करोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद
थ्रेट टू पीस विल इंक्रीज योर पॉवर्टी। एंड सबसे जरूरी चीज पूरे इसमें, threat to peace brings in a psychological and moral deterioration in your society। क्यों? आदमी नेक्स्ट मोमेंट अलाइव रहने के बारे में सोच रहा है, उस समय पर वो संविधान, मोरालिटी सब खत्म हो जाती है। he is only concerned about him, his stomach and his family, his or her family। और उस समय पर आपका जो साइकोलॉजिकल डिटोरिएशन है, दैट लीड्स टू दिस। ठीक, तो पॉवर्टी बढ़ी रही है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आपके यहाँ खत्म ही हो गया। ठीक है, ये है आपका किसी भी एस्से को सोचने का तरीका। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एस्से में 2 हैक्स हैं। दुनिया का कोई भी एस्से आप लिख सकते हो अगर आपके पास ये है, और दूसरा है कौन सा? आप लोगों में से कितने लोगों ने जीजी क्लासेस नहीं ली हैं? हाथ उठाओ। सिर्फ तुमने भी नहीं लिए? नाउ थ्रेट टू पीस इज कौन सा? नंबर 16 एसडीजी। थ्रेट टू पीस अफेक्ट्स एसडीजी 1, पॉवर्टी ला रहा है, हंगर ला रहा है, हेल्थ खत्म कर रहा है, एजुकेशन खत्म कर रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी ला रहा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी नहीं होगा। जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो कहां से क्लीन वाटर सैनिटेशन होगा? अफोर्डेबल हेल्थ एंड एनर्जी नहीं होगी, गवर्नमेंट नहीं है। डिसेंट वर्क कहां से होगा? तालिबान क्या कर रहा है? इंडस्ट्री खत्म, यूक्रेन की आप देख ही रहे हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, बढ़ेंगी इनइक्वालिटीज, थ्रेट टू पीस होगा तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज नहीं हो पाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कैसे हो सकता है? और पूरे ये तीनों पॉइंट तो खराब ही होंगे। क्यों? आपने भी देखा होगा पीछे यूक्रेन में बॉडीज वर फ्लोटिंग इन द रिवर्स। रिवर्स को उन्होंने डंपयार्ड बना दिया था डेड बॉडीज का। तो 13, 14, 16 तो वैसे नहीं हो सकता, तीनों क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो हाउ वन एसडीजी इज रिलेटेड विद एवरीथिंग एंड हाउ दिस इज हैपन। ठीक, इसी देखो पहली मेंटल कंडीशनिंग हमें क्या करनी है। ये पहली बार है कि मैं आपके साथ खड़ा होकर के यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हमने हर एक क्वेश्चन को इसको सामने रख करके सोचना चालू कर दिया, आपकी आंसर राइटिंग पहले दिन से उस लेवल पर आ जाएगी जहां पर लोगों की साल भर के बाद नहीं आती। दूसरी चीज, क्योंकि आप सब लोग नए हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, ये जो जैसे मैं ना बीच बीच में आपको बहुत एग्जांपल देता रहता हूँ, जैसे बाल्क प्रोविंस का बोला या मुगाओ केव्स का बोला या कुछ और बोला, ऑलवेज राइट देम डाउन। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में तुमको याद आएंगी कि मुझे रिप्रोड्यूस करना होगा, यही जो बोला गया है वही याद आएगा, पढ़ने वाला तो सब भूल जाता है वहां पर। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। अब हम आते हैं इनके सवाल पर, इन्होंने लिखा क्या है। थोड़ा पानी देना है। हाँ भाई, तो लिपिका को बोल दो कि प्रियंका को भी भेज दे वो ये वाला इंटरव्यू का, मतलब वो देख लेगी वो, क्योंकि हालांकि तो परसों ही है। लिपिका यही है। तो थैंक यू। चलिए, इनको सबसे पहले नंबर किस चीज के मिलने चाहिए? स्टार्टिंग के। क्यों? देखिए सवाल क्या था, थ्रेट टू पीस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। कीवर्ड थे एनीवेयर और एवरीवेयर, इसको लिंक करना। सबसे सुंदर चीज इन्होंने क्या की है, इन्होंने शुरुआत की है इंटरडिपेंडेंस की हेडिंग। जैसे ही एग्जामिनर इस चीज को देखेगा, he will know that you have understood the question। ये वो चीजें होती हैं कि एग्जाम, देखो एक बहुत सिंपल साइकोलॉजी होती है। जैसे मान लो अभी हम लोग आंसर चेक करते हैं, हमारे पास आंसर आते हैं, तो एक सिंपल साइकोलॉजी होती है। मान लो मैं आंसर पढ़ रहा हूं, मुझे लगा कि ठीक है मतलब ओके,
उसकी स्टार्टिंग जो है बहुत एवरेज है। तो क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ही टेंड्स टू रीड मतलब वेरी पैसिवली, आप समझ रहे हैं, उसका काम है वो, उसको 300 रुपए मिल रहे हैं एक कॉपी के, तो वो पैसिवली पढ़ता है। अच्छा चलो ठीक 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 ठीक, सामने आपके वो रखा होगा जो यूपीएससी देती है चेक करने के लिए कि भाई ये पॉइंट होंगे तो इतने नंबर, वो उससे मिलाएगा, अच्छा ठीक है नंबर दे। एक होता है जब इस तरह का इंट्रो होता है, तो वो चीजें हैं जहां पे आप अगर कुर्सी पर हिस्से लेट के पढ़ रहे हो तो थोड़ा सीधे हो जाओगे, अच्छा यार हाँ इस लड़की ने समझा है सवाल को, वहां से वो एक्टिवली रीड करना चालू करता है। आंसर राइटिंग की पहली साइकोलॉजी होती है, क्योंकि आप लोग अभी प्रिपरेशन के फेज में, जब इधर आप आओगे, अब हम लोग पिछले 7 साल से आंसर चेक कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी साइकी जो आज का स्टूडेंट नहीं समझता है वो यही है, हाउ टू मेक अ टीचर एक्टिवली रीड योर पेपर। वो होता है इंट्रो से। आपकी पहली 3 लाइनें कैसी हैं? इंटरडिपेंडेंस, we live in the globalized world of interdependence, where one country is dependent on another for some or the other resources. Similarly, if there is violence or war within a country or among countries, it would affect the overall world. बड़ा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसने सवाल को का ग्राउंड लेकर दिया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर किस चीज के लिए मिलेगा? इमीडिएटली स्टार्टिंग विद एसडीजी 16, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, इसी बात पे इनको प्लेलिस्ट भेजो एसडीजी वाली। ठीक, तुम्हारा अगला काम होगा एसडीजी की प्लेलिस्ट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जिन्होंने एसडीजी की प्लेलिस्ट नहीं करी है, हाथ पांव नाक मुंह जोड़ के निवेदन है, दैट इज योर प्राइमर। एसडीजी की जो नोट्स हैं उसमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स एसडीजी के साथ ही हैं, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों एक डॉक्यूमेंट में है। और ये एक ऐसा वो डॉक्यूमेंट भेज देना ग्रुप पे, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप इंटरव्यू के एक दिन पहले तक पढ़ोगे, प्रीलिम्स में तो पढ़ोगे ही, मेंस में भी पढ़ोगे। ठीक है, खैर, एसडीजी 16 टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी सस्टेनेबली। तो इन्होंने एसडीजी 16 से शुरुआत करी, फिर इन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 51, दूसरा नंबर किस चीज के लिए मिलेगा? आर्टिकल 51, क्योंकि आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है कि भैया हम क्या करेंगे, पीस प्रमोट करेंगे, ट्रीटीज के लिए रेस्पेक्ट फॉस्टर करेंगे, इंटरनेशनल लॉज के लिए रेस्पेक्ट फॉस्टर करेंगे, और अगर कहीं पर दो कंट्रीज के बीच में कोई गुत्थम गुत्था चल रहा है तो हम उसे एमिकेबली सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद इन्होंने कहा ट्रेड। अब देखिए, पीस की इन्होंने बात कर ली कि भाई समझिए ये 2 पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, पीस को लेकर के हमारा ग्लोबल और नेशनल कमिटमेंट क्या है। मेरी बात समझिएगा, सवाल क्या है, थ्रेट टू पीस। ठीक, इन्होंने पीस को लेकर के हमारा नेशनल और ग्लोबल कमिटमेंट बता दिया। अब एग्जामिनर को यह बताया कि हाँ भाई ठीक है, पीस के लिए हमारा कमिटमेंट है। अब इन्होंने शुरू किया कि हाउ इट इज अफेक्टिंग दिस थिंग्स। अगला, ट्रेड एंड कॉमर्स। इफ देयर इज वायलेंस और मास और वॉर्स बिटवीन दी, थोड़ा चूंकि डॉक्टर हैं तो ये थोड़ा ऐसा लिखती हैं, if there is violence or wars between the country or within a country, it would affect the trade and commerce of the overall world. अब इसमें गलती क्या है? 3 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी लाइनें वेस्ट हुई हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या लिखता, ट्रेड एंड कॉमर्स। Recent Russian invasion has limited the trade between Europe and Russia or created global value to global trade problems. खत्म, पहली तो लिखने की जरूरत क्या, एग्जाम्पल ही लिखो ना, सीधे एग्जाम्पल से ही बात करो सीधे। ठीक भाई, 250 ही वर्ड हैं, ठीक है, और 15 में अगर 11 उठाने हैं तो एक पॉइंट पे 10 लाइनें ना वेस्ट करो, 10 पॉइंट लिखो, उन पे एक एक लाइन लिखिए। एग्जामिनर समझ गया ना भाई तुम्हारे एक एग्जाम्पल से तुम क्या बोलना चाहते हो, खत्म हो गई बात। हाँ, तुमसे अच्छी सबकी राइटिंग, एक चींटे को भी ऐसे करके करोगे ना तो वो भी तुमसे अच्छा लिख देगा। खैर, समझिए, ये जो इन्होंने 5 लाइनें लिखी हैं, मैं इनको क्यों बोल रहा हूं इसके लिए।
ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन है, ये आपके मेंस एग्जाम की वो है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है आपके यहाँ, रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड ससिंक्ट। जब आपने एक एग्जाम्पल दिया रशिया और यूक्रेन का तो आंसर से रेलेवेंट हो गया, लेकिन जब आपने एक लाइन में बात कह दी तो आप क्या हुए, ससिंक्ट हुए। और सवाल को एड्रेस कर रहे हो, मीनिंगफुल तो आप हो ही। ऑलवेज ऑलवेज जब भी आप आंसर लिख रहे हो दिमाग में ये तीन चीजें हमेशा रखना। क्यों? क्योंकि लोग, पीपल टेंड टू नॉट रीड द नोटिफिकेशन इन देयर एंटायर प्रिपरेशन। हमारे यूपीएससी वेट्स हुआ करते थे, 4 से अटेम्प्ट दे लिया। हमने एक बार उनसे पूछा कि यूपीएससी ने आंसर राइटिंग के बारे में क्या बोला, बोला कहीं बोला ही नहीं है। ठीक, ये भैया सामने बोला है। ठीक है, रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड ससिंक्ट आंसर। ठीक, तो हमेशा इन तीन चीजों को अपने दिमाग में रखिए, इसीलिए एक पॉइंट पे 4 लाइनें वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल फेंकता रहता हूँ, रेलेवेंसी आती है एग्जाम्पल। ठीक बात है। कितने लोगों ने पीआईबी पढ़ लिया है अप्रैल वाला? मतलब नहीं पढ़ रहे हैं आप? पढ़ लो भैया, जितने सचिंग नोट्स पीआईबी के हैं। तुम ऐसे मरने की स्थिति में क्यों हो? अभी तो तुम वो गोल वाला चक्कर लगा के आई हो शादी में। तो रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड ससिंक्ट आंसर्स। अभी इससे पहले जो मैंने आपको स्पेस जी दिखाया वो क्या था, एबिलिटी टू एनालाइज, ये दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक, एंड टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने क्या किया, तो दिया, बात समझ में आ गई, इसमें सुधार क्या होना है। उसके बाद इन्फ्लेशन, if there is high demand and low supply of products and resources it would lead to inflation, war between Russia, same चीज यहाँ पर। Due to Russian invasion of Ukraine, the supply of oil has limited supply of oil, या obstruction in the supply of oil has led to skyrocketing of fuel prices, disrupting the global economy, creating inflation. एक लाइन। ठीक, लर्न दिस आर्ट। आपको और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, मैंने ये कहा कि वॉर, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज ऑब्स्ट्रक्टेड द सप्लाई ऑफ ऑयल एंड दैट लेड टू स्काई रॉकेटिंग एंड इंक्रीज इन प्राइस। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो डिबेट्स आप करोगे, जो शुरू होंगी आपकी डिबेट्स, आपकी आंसर राइटिंग का सबसे पावरफुल तरीका है। पिछली बार जो लोग डिबेट्स में होंगे, 60 सेकंड आपको बोलने को मिलते थे, 15 सेकंड में आप सोचते थे। एग्जैक्टली वही आंसर राइटिंग की। देखो, ऑन एन एवरेज 250 वर्ड के क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 250 वर्ड वाले सवाल में हमको 11 मिनट मिलते हैं। ठीक है, और 10 नंबर वाला जो सवाल है उसमें 7 मिनट मिलते हैं। 180 मिनट ही तो होते हैं, 20 सवाल करने हैं। 7 मिनट में अगर आप 60 सेकंड सोचने को ले रहे हो तो 6 मिनट में आपने लिखना है। डिबेट में एग्जैक्टली आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं सोचने के, और 60 सेकंड में आपने बोलना होता है। तो जो अगर आपने 60 सेकंड में सोच लिया तो उसे 6 मिनट के अंदर पेपर पे आप उतार सकते हो। लेकिन आपका दिमाग ट्रेन हो इस चीज के लिए कि हमें ससिंक्ट बोलना है और हमें डाइवर्ट सोचना। इसीलिए डिबेट्स आर द गेम चेंजिंग थिंग ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए सोसाइटी पर। ड्यूरिंग वायलेंस और वॉर सोसाइटीज अफेक्टेड द मोस्ट। अब इसमें इन्हें एग्जांपल देना चाहिए था। ठीक, ये लाइन कैसे लिखी जाती, रीसेंट तालिबान इन्वेजन या तालिबान ओवरथ्रोल ऑफ अफगानी गवर्नमेंट has made Afghani women, children and their civic society, मतलब उनको खत्म कर दिया है या उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उनको मार दिया।
तो क्या होता, रेलेवेंसी, ससिंक्टनेस, एक लाइन में, ठीक बात है। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट में हमेशा ध्यान रखना, यूपीएससी लव दिस पॉइंट। कितने लोग जानते हैं कि पैनल में एक मेंबर साइकोलॉजिस्ट होता है जनरली, ठीक। दे लव दिस एब्सोल्यूट बिकॉज यू नीड, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। हम लोग अभी, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, हम लोग अभी एनजीओ वाला जब काम कर रहे थे तो हम रिसेंटली एक डीएम से मिले, तो his first point was how your libraries is helping in mental conditioning of girls and women। पहला सवाल उनका था, समझिए कितना जरूरी है, बिकॉज यूपीएससी ने कुछ साल पहले एक सवाल पूछा था कि द फीलिंग ऑफ वांटलेसनेस, द फीलिंग ऑफ क्या था वो, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग। ये यूपीएससी का सवाल है 2017-18 का। सोचो उस ये दिमाग उसका में। सवाल नहीं है, हाँ। ये किशोर महबूबानी की लाइन है। अरे एक सवाल भी तो आया था मेंस में, जीएस पेपर 2 में एक सवाल भी आया 17-18 का, वही तो मैंने आपको कनेक्ट कराया था, किशोर महबूबानी ने बोल रखा है, उसी पे सवाल बना था। हैज द बेस्ट लॉस्ट इट आपको पढ़ाने का कारण ही यही था, किशोर महबूबानी की बुक लॉन्च होती है और यूपीएससी सवाल पूछती है उस पर, ठीक है। खैर, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। There is restlessness among the citizens of the country undergoing through violence. It affects their क्या everyday life. During the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki, society was affected the most. अब ये थोड़ा बेटर हो सकता था, क्यों? इसमें हम क्या कर सकते थे कि भाई violence और war creates a disturbing situation around them which affects their mental health, ठीक, and which aggravates their रेस्ट ऑफ लाइफ, उनके रेस्ट ऑफ लाइफ के एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं। और इसमें एग्जांपल दे सकते थे कि हिरोशिमा और नागासाकी और वहां के सिटीजन्स जिन्होंने फेस किया था वो इवेंट, या जो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है होलोकास्ट का, कि जो होलोकास्ट के सर्वाइवर्स हैं दे ऑलवेज लिव्ड विद दैट मेंटल एगनी, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखो, या कोई भी होलोकास्ट, हम चलो पॉलिटिकल मुस्लिम चेक कर रहा हो, हम पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो हम होलोकॉस्ट को ना लेते हैं, वैसे होलोकॉस्ट इज अ रियलिटी, लेकिन फिर भी अगर हम होलोकॉस्ट को अवॉइड करें तो हम ये डाल सकते, ठीक है। फिर माइग्रेटेड सिटीजंस, वेरी गुड, बिकॉज कहीं पर भी थ्रेट टू पीस होती है तो माइग्रेशन इज अ रियलिटी एंड माइग्रेशन अफेक्ट्स योर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सिटीजंस हु आर माइग्रेटेड टू सम अदर कंट्री फॉर एजुकेशन और जॉब, ठीक है। और अब इसमें भी देखिए सेम चीज, इन्होंने बहुत लाइनें ले ली, 7-8 लाइनें, करीब करीब 80 वर्ड्स का यूज एक पॉइंट के लिए किया है। नंबर हमेशा ध्यान रखना सिर्फ 250 वर्ड्स है, ठीक है। और अगर आप 250 वर्ड्स हैं और एक पॉइंट को आप 15 वर्ड में एड्रेस कर दो, 15-16 वर्ड में एड्रेस कर दो, तो आप समझिए इट विल लीव यू विद 14 पॉइंट, 14 पॉइंट लिख सकते हो। हम लोग जब लिखते हैं थे तो हम लोग 250 वर्ड के सवालों में 15-15 पॉइंट लिख के आते थे, 15 पॉइंट। क्यों? इतना ससिंक कर देते थे कि एक पॉइंट को समझाने में 15-12 वर्ड से ज्यादा लगे ही नहीं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे हंगर बताना है, तो मैं सीधे क्या लिखूंगा कि रीसेंट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज लेड टू मास फेमाइन, या मास हिडन हंगर, या माल न्यूट्रिशन। खत्म। कितने वर्ड हुए, गिन लो, 12-13 वर्ड, ज्यादा वर्ड। ये आर्ट है। अब ऐसा नहीं कि आप इसमें कोई, देखो ये ऑब्वियस है, ये पढ़ करके वो समझ जाएगा तुम आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत मतलब टेक्निकल चीज हो तुम उसको एक लाइन में बोल के निकल जाओ, वहां समझाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्राइम एंड करप्शन इन्होंने बोल दिया, ठीक है, मतलब मैंने भी बात की, ठीक है। इसमें भी अफगानिस्तान का एग्जाम्पल जा सकता था। अच्छा, एक चीज और, मैंने मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मैं अफ्रीका पे बहुत फोकस करता हूँ। क्यों? 90% कॉपियां चेक करो ना, बहुत मीडियोकर। एक तो बहुत लोग तो एग्जांपल ही नहीं देते, जो एग्जांपल देते हैं बड़े सेट एग्जांपल, बड़े मीडियोकर एग्जांपल्स देते हैं। अब जैसे इस समय हर बंदा रशिया यूक्रेन डालेगा, किसी को नहीं पता सूडान में क्या हो रहा है। हर बंदा श्रीलंका डालेगा, किसी को नहीं पता म्यांमार में क्या हो रहा है। किसी को इस समय नहीं पता है कि नेपाल में क्या हो रहा है, या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में क्या हो रहा है, या लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले वेनेजुएला में वायलेंस चल रही थी, ठीक। ये थोड़ा एग्जामिनर को ये लगाता है कि तुम थोड़े अवेयर हो, एवरेज नहीं हो तुम। ध्यान रखना, यही आधे आधे नंबर की लड़ाई है।
ठीक है। फिर पॉवर्टी, ये क्या लिखा है, अनपीसफुल स्टेट लीड्स टू केओस एंड डिस्टर्बेंसेस इन द लाइफ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जीवन की चर्चा करी है। इलीगल माइग्रेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी, रेस्टलेसनेस एंड वायलेंस इन वन कंट्री। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियरली फील हो रहा है कि 250 वर्ड से आगे जा रही हैं। 250 वर्ड खत्म हो चुके हैं, मतलब वर्ड लिमिट खत्म हो चुकी है, अब ये उससे आगे ब्रीच कर रही है उसको। ठीक है, तो रेस्टलेसनेस एंड वायलेंस। अब भाई मान लो आपको ये लिखना है, आप सीधे सीधे क्या लिखोगे? थ्रेट टू पीस disturbs law and order या public order of the society, ठीक, which creates which does not create ideal condition for business and economy that will keep our GDP stunted। दूसरी चीज इलीगल इमिग्रेशन पर करना है आपको। अब इफ देयर इज थ्रेट टू पीस, तो उस जगह के आसपास वाले जगहों पर, भाई यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो बाकी सब, हमारे यहाँ बांग्लादेश में जब वॉर हुआ तो सारे लोग इंडिया आ गए। आज भी हम इलीगल इमिग्रेशन से लड़ रहे हैं। ऑपरेशन लेवेंथ राउंड क्या हो रहा है? हमारे रिसोर्सेज पर बर्डन बढ़ रहा है, और जब हमारे रिसोर्सेज पर बर्डन बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी। क्यों? वी विल नॉट बी एबल टू अप्रोप्रिएट द रिसोर्सेज टू एवरीबॉडी, राइट? तो वो ध्यान रखिएगा। अगेन वर्ड ज्यादा है, ठीक है। Bharat always propagated that peace is a prerequisite to prosperity through its Vedas, Upanishads, and others. Upholding rule of law, sovereignty, social, political, and economic justice are some of the components for maintaining peaceful society and therefore world. Because universe emanates from individual, और फिर इन्होंने आखिरी में इसे कहते हैं क्लास का यूज। आखिरी 4 लाइनें 2-3 क्लासें पहले ही हमने भी करी थी ना। This is called class का use, and this is what will separate you from an average answer। क्यों? लाइन पढ़िए, यूनिवर्स एमिनेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल, थ्रेट टू पीस एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। शुरुआत भी इंटरकनेक्शन से की थी, खत्म भी इंटरकनेक्शन से हो रहा। दैट इज हाउ यू राइट एन आंसर। समस्याएं बता दी, लेकिन दैट इज हाउ यू स्टार्ट एंड एंड। और बीच में जो लिखा है बीच में भी सही लिखा है, ठीक है, तो वो ध्यान रखो। लेकिन अगर मैं यहां होता तो मैं क्या करता? 4 लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपने जो 1 2 3 3 6 7 4 28 शब्द आपने खराब किए, सिर्फ एक लाइन, पीस फॉर भारत या फॉर इंडिया, पीस ऑलवेज वाज एन स्ट्रेटेजिक चॉइस फॉर इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वाज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस, क्योंकि हमें पता था दुनिया में पीस होगी तभी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी होगी। उनके यहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी तो हमारे यहाँ डिमांड होगी, मतलब वो हमसे चीजें खरीद रहे हैं, और जब हमारे यहाँ डिमांड होगी तो क्या होगा? हम जो है अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और अच्छी चीजें कर पाएंगे। और फिर से 7,770वीं बार ये कारण, भाई ये इंडिया का ग्राफ है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। आप समझिए ना, जैसा है कि मात्र 38% जीडीपी इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, दुनिया की हर तीसरी चीज इंडिया में बन रही है। अबे भाई ऐसी सोसाइटी क्यों चाहेगी वॉर हो, जो इतना इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है? ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी बोल रही है कि इतना इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, सो पीस वाज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इंडिया लेड ग्लोबलाइजेशन। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू टुडेज टॉपिक, थर्ड वे। पहले इसमें बता दो, किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, हमारे ऑनलाइन वाले दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत आपको? अबे बोलोगे कि मुक्का मारे हम? नहीं सर नहीं। तुम तो भाई कोविड में हो, तुम तो नहीं बोलो थोड़ी देर। नहीं सर, कोई धनंजय सर्टिफिकेट बनवा रहा था ना कल नेगी से। क्या? सिंचाई विभाग झारखंड
अब तो इन्हें हेमंत सोरेन बोला जाए।